यह किताब द्वेष धर्म की जगह प्रेम धर्म सिखाती है। हिंसा की जगह आत्म बलिदान को रखती है। पशुबल से टक्कर लेने के लिए आत्मबल को खड़ा करती है। यह किताब बालक के हाथ में भी दी जा सकती है। हिंद स्वराज। जिसका आत्मबल पर विश्वास है उसकी हार नहीं होती, क्योंकि आत्मबल की पराकाष्ठा का अर्थ है मरने की तैयारी। हिंद स्वराज। जो बीज हमारे पुरखों ने बोए हैं उनकी बराबरी कर सके ऐसी कोई चीज देखने में नहीं आई। रोम मिट्टी में मिल गया, ग्रीस का सिर्फ नाम ही रह गया, मिस्र की बादशाही चली गई, जापान पश्चिम के शिकंजे में फंस गया और चीन का कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन गिरा टूटा जैसा भी हो, हिंदुस्तान आज भी अपनी बुनियाद में मजबूत है। हिंद स्वराज। हिंदुस्तान पर आरोप लगाया जाता है कि वह ऐसा जंगली, ऐसा अज्ञान है कि उससे जीवन में कुछ फेरबदल कराए ही नहीं जा सकते। यह आरोप हमारा गुण है, दोष नहीं। अनुभव से जो हमें ठीक लगा है उसे हम क्यों बदलेंगे? बहुत से अक्ल देने वाले आते जाते रहते हैं, पर हिंदुस्तान अड़िग रहता है। यह उसकी खूबी है। हिंद स्वराज। उन्होंने सोचा कि बड़े शहर खड़े करना बेकार की झंझट है, उनमें लोग सुखी नहीं होंगे, उनमें धूर्तों की टोलियां और वेश्याओं की गलियां पैदा होंगी, गरीब अमीरों से लूटे जाएंगे। इसलिए उन्होंने राजाओं को नीतिवान पुरुषों, ऋषियों और फकीरों से कम दर्जे का माना। ऐसा जिस राष्ट्र का गठन हो वह राष्ट्र दूसरों को सिखाने लायक है, वह दूसरों से सीखने लायक नहीं है। हिंद स्वराज। किसी भी सभ्यता के मातहत सभी लोग संपूर्णता तक नहीं पहुंच पाए हैं। हिंदुस्तान की सभ्यता का झुकाव नीति को मजबूत करने की ओर है, पश्चिम की सभ्यता का झुकाव अनीति को मजबूत करने की ओर है। इसलिए मैंने उसे हानिकारक कहा है। पश्चिम की सभ्यता निरीश्वरवादी है, हिंदुस्तान की सभ्यता ईश्वर को मानने वाली है। हिंद स्वराज। अध्याय 13। सच्ची सभ्यता कौन सी? हिंद स्वराज। पाठक, आपने रेल को रद्द कर दिया, वकीलों की निंदा की, डॉक्टरों को दबा दिया, तमाम कल काम यानी यंत्रों को भी आप नुकसानदेह मानेंगे। ऐसा मैं देख सकता हूं। तब सभ्यता कहें तो किसे कहें? संपादक, इस सवाल का जवाब मुश्किल नहीं है। मैं मानता हूं कि जो सभ्यता हिंदुस्तान ने दिखाई है उस तक दुनिया में कोई नहीं पहुंच सकता। जो बीज हमारे पुरखों ने बोए हैं उनकी बराबरी कर सके ऐसी कोई चीज देखने में नहीं आई। रोम मिट्टी में मिल गया, ग्रीस का सिर्फ नाम ही रह गया है, मिस्र की बादशाही चली गई, जापान पश्चिम के शिकंजे में फंस गया और चीन का कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन गिरा टूटा जैसा भी हो, हिंदुस्तान आज भी अपनी बुनियाद में मजबूत है। जो रोम और ग्रीस गिर चुके हैं उनकी किताबों से यूरोप के लोग सीखते हैं। उनकी गलतियां वे नहीं करेंगे ऐसा गुमान रखते हैं। ऐसी उनकी कंगाल हालत है, जबकि हिंदुस्तान अचल है, अडीग है। यही उसका भूषण है। हिंदुस्तान पर आरोप लगाया जाता है
कि वह ऐसा जंगली, ऐसा अज्ञानी है कि उससे जीवन में कुछ फेरबदल कराए ही नहीं जा सकते। यह आरोप हमारा गुण है, दोष नहीं। अनुभव से जो हमें ठीक लगा है, उसे हम क्यों बदलेंगे? बहुत से अक्ल देने वाले आते जाते रहते हैं, पर हिंदुस्तान अडिग रहता है। यह उसकी खूबी है, यह उनका लंगर है। सभ्यता वह आचरण है जिससे आदमी अपना फर्ज अदा करता है। फर्ज अदा करने के मानी है नीति का पालन करना। नीति के पालन का मतलब है अपने मन और इंद्रियों को वश में रखना। ऐसा करते हुए हम अपनी असलियत को पहचानते हैं। यही सभ्यता है। इससे जो उल्टा है, वह बिगाड़ करने वाला है। बहुत से अंग्रेज लेखक लिख गए हैं कि ऊपर की व्याख्या के मुताबिक हिंदुस्तान को कुछ भी सीखना बाकी नहीं रहता। यह बात ठीक है। हमने देखा कि मनुष्य वृत्तियां चंचल हैं। उसका मन बेकार की दौड़ धूप किया करता है। उसका शरीर जैसे जैसे ज्यादा दिया जाए, वैसे वैसे ज्यादा मांगता है। ज्यादा लेकर भी वह सुखी नहीं होता। भोग भोगने से भोग की इच्छा बढ़ती जाती है। इसलिए हमारे पुरखों ने भोग की हद बांध दी। बहुत सोचकर उन्होंने देखा कि सुख दुख तो मन के कारण है। अमीर अपनी अमीरी की वजह से सुखी नहीं है, गरीब अपनी गरीबी के कारण दुखी नहीं है। अमीर दुखी देखने में आता है और गरीब सुखी देखने में आता है। करोड़ों लोग तो गरीब ही रहेंगे, ऐसा देखकर उन्होंने भोग की वासना छुड़वाई। हजारों साल पहले जो हल काम में लिया जाता था, उससे हमने काम चलाया। हजारों साल पहले जैसे झोंपड़े थे, उन्हें हमने कायम रखा। हजारों साल पहले जैसी हमारी शिक्षा थी, वही चलती आई। हमने नाशकारक होड़ को समाज में जगह नहीं दी। हम सब अपना अपना धंधा करते रहे। उसमें उन्होंने दस्तूर के मुताबिक दाम लिए। ऐसा नहीं था कि हमें यंत्र वगैरह की खोज करना ही नहीं आता था, लेकिन हमारे पूर्वजों ने देखा कि लोग अपना यंत्र वगैरह की झंझट में पड़ेंगे तो गुलाम ही बनेंगे और अपनी नीति को छोड़ देंगे। उन्होंने सोच समझकर कहा कि हमें अपने हाथ पैरों से जो काम हो सके वही करना चाहिए। हाथ पैरों का इस्तेमाल करने में ही सच्चा सुख है, उसी में तंदुरुस्ती है। उन्होंने सोचा कि बड़े शहर खड़े करना बेकार की झंझट है। उनमें लोग सुखी नहीं होंगे। उनमें धूर्तों की टोलियां और वेश्याओं की गलियां पैदा होंगी। गरीब अमीरों से लूटे जाएंगे। इसलिए उन्होंने छोटे देहातों से संतोष माना। उन्होंने देखा कि राजाओं और उनकी तलवार के बनिस्पत नीति का बल ज्यादा बलवान है। इसलिए उन्होंने राजाओं को नीतिवान पुरुषों, ऋषियों और फकीरों से कम दर्जे का माना। ऐसा जिस राष्ट्र का गठन है, वह राष्ट्र दूसरों को सिखाने लायक है, वह दूसरों से सीखने लायक नहीं है। इस राष्ट्र में अदालतें थीं, वकील थे, डॉक्टर, वैद्य सभी थे, लेकिन वे सब ठीक ढंग से नियम के मुताबिक चलते थे। सब जानते थे कि ये धंधे बड़े नहीं हैं, और वकील डॉक्टर वगैरह में लूट नहीं चलाते थे। वे तो लोगों पर आश्रित थे। वे लोगों के मालिक बनकर नहीं रहते थे। इंसाफ काफी अच्छा होता था। अदालतों में न जाना यह लोगों का ध्येय था। उन्हें भरमाने वाले स्वार्थी लोग नहीं थे। इतनी सड़न भी सिर्फ राजा और राजधानी के आसपास ही थी। यूं आम प्रजा तो उससे स्वतंत्र रहकर अपने खेत का मालिकी हक भोगती थी। उसके पास सच्चा स्वराज्य था।
और जहां यह चांडाल सभ्यता नहीं पहुंची है, वहां हिंदुस्तान आज भी वैसा ही है। उसके सामने आप अपने नए ढोंगों की बात करेंगे तो वह आपकी हंसी उड़ाएगा। उस पर तो न अंग्रेजों का राज है, न आप कर सकेंगे। जिन लोगों के नाम पर हम बात करते हैं, उन्हें हम पहचानते नहीं हैं, न वे हमें पहचानते हैं। आपको और दूसरों को जिनमें देश प्रेम है, मेरी सलाह है कि आप देश में जहां रेल की बाढ़ नहीं फैली है, उस भाग में 6 माह के लिए घूम आएं और बाद में देश की लगन लगाएं, बाद में स्वराज्य की बात करें। अब आपने देखा कि सच्ची सभ्यता मैं किस चीज को कहता हूं। ऊपर मैंने जो तस्वीर खींची है, वैसा हिंदुस्तान जहां हो, वहां जो आदमी फेर फार करेगा, उसे आप दुश्मन समझिए। वह मनुष्य पापी है। पाठक, आपने जैसा बताया वैसा ही हिंदुस्तान होता तब तो ठीक था। लेकिन जिस देश में हजारों बाल विधवाएं हैं, जिस देश में 2 बरस की बच्ची की शादी हो जाती है, जिस देश में 12 साल की उम्र के लड़के लड़कियां घर संसार चलाते हैं, जिस देश में स्त्री एक से ज्यादा पति करती है, जिस देश में नियोग की प्रथा है, जिस देश में धर्म के नाम पर कुमारिकाएं बेसवाएं बनाई जाती हैं, जिस देश में धर्म के नाम पर पाड़ों और बकरों की हत्या होती है, वह देश भी हिंदुस्तान ही है। ऐसा होने पर भी आपने जो बताया, वह क्या सभ्यता का लक्षण है? संपादक, आप भूलते हैं। आपने जो दोष बताए वे तो सचमुच दोष ही हैं। उन्हें कोई सभ्यता नहीं कहता। वे दोष सभ्यता के बावजूद कायम रहे। उन्हें दूर करने के प्रयत्न हमेशा हुए हैं और होते ही रहेंगे। हमसे जो नया जोश पैदा हुआ है, उसका उपयोग हम इन दोषों को दूर करने में कर सकते हैं। मैंने आपको आज की सभ्यता की जो निशानी बताई, उसे इस सभ्यता के हिमायती खुद बताते हैं। मैंने हिंदुस्तान की सभ्यता का जो वर्णन किया, वह वर्णन नई सभ्यता के हिमायतियों ने किया है। किसी भी देश में किसी भी सभ्यता के मातहत सभी लोग संपूर्णता तक नहीं पहुंच पाए हैं। हिंदुस्तान की सभ्यता का झुकाव नीति को मजबूत करने की ओर है। पश्चिम की सभ्यता का झुकाव अनीति को मजबूत करने की ओर है। इसलिए मैंने उसे हानिकारक कहा है। पश्चिम की सभ्यता निरीश्वरवादी है, हिंदुस्तान की सभ्यता ईश्वर को मानने वाली है। यूं समझकर, ऐसी श्रद्धा रखकर, हिंदुस्तान के हित चिंतकों को चाहिए कि वे हिंदुस्तान की सभ्यता से, बच्चा जैसे मां से चिपटा रहता है वैसे ही चिपटे रहें। हिंद स्वराज। यह किताब द्वेष धर्म की जगह प्रेम धर्म सिखाती है। हिंद स्वराज। यह किताब बच्चों को भी दी जा सकती है। हिंद स्वराज। शुक्रिया। अध्याय 13 समाप्त।